हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल साबिर थ्रो। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है प्रोविजनिंग। नाम से रिलेटेड ही है फ्रेंड्स। इसमें हम दूसरी केस स्टडी करेंगे। एक्चुअल में मल्टीपल केस स्टडी पहले वाले पार्ट में भी हैं और इसमें भी मल्टीपल केस स्टडीज हैं। तो इसमें आपको फ्रेंड्स जो है प्रोविजनिंग के बारे में काफ़ी सारी क्लैरिटी आ जाएगी फ्रेंड्स। आई होप। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहली केस स्टडी में फ्रेंड्स कुछ मिस्टेक थी, स्पेशली केस स्टडी नंबर 2 में देख लीजिएगा, उसको मैं इसमें करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के जो डाउट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे एनपीए बनता है, फिर सब स्टैंडर्ड, फिर डाउटफुल, क्या कैसे चलता है। तो एक बार मैं फिर से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप कई सारे लोगों को डाउट हो रहा है अभी भी। ठीक है, देखिए समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। कोई भी अकाउंट जिसमें इंस्टॉलमेंट आ रही है उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट आ रही है तो स्टैंडर्ड कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट चल रहा है, इंस्टॉलमेंट प्रॉपर आ रही है, इट इज़ एन स्टैंडर्ड अकाउंट, वी डू नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि इसका एनपीए से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, फिर सिचुएशन ये आई कि जिस डेट को मान लीजिए 12 मार्च को किस्त आनी थी, लेकिन 12 मार्च को नहीं आई, आज 13 मार्च हो गई या आज 15 मार्च हो गई, तो अब ये स्टैंडर्ड अकाउंट है लेकिन इरेगुलर हो गया है। क्या हो गया फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड अकाउंट अभी भी है पर इरेगुलर हो गया है। ठीक है, तो पहली बात ये कि अकाउंट हमेशा क्या रहता है? स्टैंडर्ड रहता है, फिर वो स्टैंडर्ड इरेगुलर होता है और उसी को एसएमए बोलते हैं फ्रेंड्स। उसी को क्या बोलते हैं? जब इरेगुलर हो जाता है तो उसे एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2 बोलते हैं। इसके लिए दिन का क्राइटेरिया होता है। 1 दिन से 30 दिन तक इरेगुलर है, एसएमए 0। 31 दिन से 60 दिन तक इरेगुलर है, एसएमए 1। और 61 दिन से 90 दिन तक इरेगुलर है तो एसएमए 2 कहते हैं। ठीक है, अब कोई आपका अकाउंट है जिसने एसएमए 2 भी पार कर लिया, समझिए। अब आप एसएमए 2 भी पार कर लिया, यानी 90 दिन तक भी बीत गए और किस्त नहीं आई, इंस्टॉलमेंट नहीं आई। नाउ दिस अकाउंट इज एनपीए। ठीक है, अब मैं आगे चाहे जितनी भी बातें करूं, इस अकाउंट को आप हमेशा एनपीए कहेंगे। क्या कहेंगे? एनपीए कहेंगे। अब एसएमए 2 पार कर लिया उसने, नाउ अकाउंट इज एनपीए। तो जो एनपीए होता है फ्रेंड्स, उसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं सब स्टैंडर्ड में, डाउटफुल एसेट में और लॉस एसेट में। इसी डाउटफुल एसेट को डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3 में ही कैटेगराइज करते हैं। ये है एक्चुअल सिनारियो जो चल रहा है फ्रेंड्स। आप समझिए इस बात को कि चाहे मैं सब स्टैंडर्ड कहूँ, एनपीए है, डाउटफुल एसेट कहूँ, ये भी एनपीए है, लॉस एसेट कहूँ, ये भी एनपीए है, डाउटफुल हुए 15 बरस हो गए हैं, ये भी एनपीए है, 6 साल बीत गए, ये भी एनपीए, लॉस एसेट हुए 3 साल बीत गए, ये भी आपका एनपीए ही है। समझिए अब बात को कि एनपीए क्या होता है। एनपीए किसी भी अकाउंट को कह सकते हैं बशर्ते कि वो एसएमए 2 की कैटेगरी को पार कर गया हो। बस जब तक एसएमए 2 तक है तब तक वो एनपीए नहीं है, अदरवाइज वो एनपीए है, चाहे वो आपका किसी भी कैटेगरी में आता हो। तो एनपीए को ही हम सब स्टैंडर्ड में, डाउटफुल एसेट में और लॉस एसेट में कैटेगराइज करते हैं। तो मैंने कहा अकाउंट एनपीए है, इसका मतलब क्या समझेंगे आप बताइए? मैंने कहा अकाउंट एनपीए है, तो अब आप क्या समझेंगे? ये सब स्टैंडर्ड है कि डाउटफुल एसेट है या लॉस एसेट है? आप बताइए क्या समझेंगे? तो फ्रेंड्स, हम कुछ नहीं समझ सकते जब तक कि ये ना बताया जाए कि कितने दिन हो गए हैं एनपीए हुए। जितने दिन बीतते जाएंगे एनपीए हुए हुए, उतने ही जो है इसका लेबल बदलता जाएगा। अगर अब इसमें देखिए, जैसे एनपीए, मान लीजिए कोई एक अकाउंट है, वो एनपीए हो गया 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च 2013 को एनपीए हुआ, तो अगले 1 साल तक उसे 1 मार्च 2014 तक आप उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सब स्टैंडर्ड कहेंगे। तो क्या सब स्टैंडर्ड एनपीए है? हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल एनपीए ही है। समझिए, एनपीए सारे अकाउंट एनपीए हैं, बस उन्हीं की एनपीए की ही फर्दर कैटेगरी होती है फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड एसेट, सॉरी सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट, ये एनपीए की ही कैटेगरी है। ये सारे अकाउंट एनपीए हैं, ये भी एनपीए है, ये भी एनपीए है, ये भी एनपीए है, इसमें डाउट नहीं रखना चाहिए। उसी बात को समझाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखो आपको फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। एक अकाउंट है जो कि 15 फरवरी 2013 को एनपीए होता है। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ ना कि 14 फरवरी 2013 को ये अकाउंट किस स्टेज में था, 14 फरवरी 2013 को, तो फ्रेंड्स अगर 15 तारीख को ये एनपीए हुआ है, इसका मतलब ये 14 तारीख को एसएमए 2 में रहा होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड ही है, ये आपका एनपीए नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर बताइए। 14 फरवरी को एसएमए 2 में रहा होगा, 90 दिन इसने बिताए, तभी तो आकर के ये 91 दिन जो है आपका एनपीए हुआ या सब स्टैंडर्ड हुआ। अब
ये जितने अभी समय बीत रहा है, देखिए 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, चाहे जो भी टाइम बीत रहा है फ्रेंड्स, दिस अकाउंट इज ऑलवेज एनपीए, क्योंकि हमें रिकवरी मिल नहीं रही है, पैसे आ नहीं रहे इंस्टॉलमेंट, तो ये हमेशा एनपीए ही कहलाएगा। अब उस एनपीए की फर्दर कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। कैटेगराइजेशन कैसे? 15 फरवरी 2013 को अगर अकाउंट एनपीए हुआ है तो अगले एक साल जोड़ दीजिए, 15 फरवरी 2014 तक, 15 फरवरी 2013 को एनपीए हुआ, 15 फरवरी 2014 तक ये आपका अकाउंट सब स्टैंडर्ड रहेगा। अगले एक साल तक ये सब स्टैंडर्ड रहेगा। कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, ठीक है। तो जिस डेट को एनपीए होगा उसके अगले एक साल तक ये आपका सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा। तो अगर मैं कहूँ तो 15 फरवरी 2013 से लेकर के 15 फरवरी 2014 तक ये अकाउंट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगा, और प्रोविजनिंग जो नाम्स होंगे वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के होंगे। अब मान लीजिए कोई एक डेट को मैं पूछता हूँ, मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि आप 30 जनवरी 2014 को प्रोविजनिंग कीजिए, मान लीजिए मैं पूछता हूँ 30 जनवरी 2014 को प्रोविजनिंग करनी है, तो देखिए 30 जनवरी 2014 यहाँ पर कहीं बीच में पड़ेगी, तो उस समय ये अकाउंट सब स्टैंडर्ड है। और सब स्टैंडर्ड में प्रोविजनिंग कैसे होती है? सिक्योर्ड पोर्शन पर 15% और अनसिक्योर्ड पर 25% की प्रोविजनिंग के नाम आप लगाओगे, ठीक है। अब 2014 बीत गया, यहाँ तक ये सब स्टैंडर्ड रहा। इसके आगे अगले एक साल तक 15 फरवरी 2014 से लेकर के 15 फरवरी 2015 तक, अब ये आपका डाउटफुल कैटेगरी 1 में रहेगा। किस में रहेगा? डाउटफुल कैटेगरी 1 में, क्योंकि अब देखो जैसे ही उसने सब स्टैंडर्ड की रेखा पार की तुरंत ही डाउटफुल हो गया। किस में चला गया? डाउटफुल में चला गया। और डाउटफुल में एक साल तक, अप टू 1 ईयर, ये जो है D1 कहलाता है, डाउटफुल 1 कहलाता है। तो इसीलिए देखिए 15 फरवरी 2000, ये 13, फिर 14, और 14 से लेकर के इस डेट यानी 15 फरवरी 2014 के बाद से लेकर के वो 15 फरवरी 2015 तक ये डाउटफुल 1 में रहेगा। और डाउटफुल 2 कब से कब तक रहता है फ्रेंड्स? एक साल से लेकर के 3 साल तक। कब से कब तक? एक साल से 3 साल तक। अब यहाँ भी कन्फ्यूजन है लोगों को, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3। डाउटफुल 1 अप टू 1 ईयर, डाउटफुल बने हुए उसको जब से वो डाउटफुल बना है उससे लेकर के एक साल तक, ध्यान देंगे, जब से वो डाउटफुल डिक्लेयर हुआ है उस समय से लेकर एक साल तक डाउटफुल 1 रहेगा। जैसे ही डाउटफुल बने हुए एक साल से ज़्यादा हो गया और 3 साल तक, ये आपका डाउटफुल 2 रहेगा। और जब डाउटफुल बने हुए उसको 3 साल से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये आपका डाउटफुल 3 कैटेगरी में जाता है। तो समझिए, जो डाउटफुल 1 का एक साल बीता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। देखिए इस बात को, डाउटफुल 1 का जो एक साल बीता है वो हुआ, और प्लस अगले 2 साल और बीतेंगे। देखिए एक साल से लेकर 3 साल का मतलब यही तो हुआ, एक साल तो डाउटफुल 1 में ही बिता दिया उसने, तो 2 साल और बिताएगा तभी तो 3 साल होंगे फ्रेंड्स। देखिए कुल मिलाकर के 3 साल का मौका मिलता है ना। एक साल तो डाउटफुल 1 रहा और अगले 2 साल तक वो डाउटफुल 2 रहेगा, और उसके बाद में फर्दर ये जा करके अगले 3 साल बीतने के बाद में डाउटफुल 3 की कैटेगरी में जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, जितना बेस्ट मैं समझा सकता हूँ वो यही है। 15 फरवरी, देखिए 15 फरवरी हर जगह सेट हैं, हम केवल ईयर की बात करते हैं। 2013 में एनपीए हुआ, ठीक है, 2013 में एनपीए हुआ, तो 2014 तक ये आपका सब स्टैंडर्ड रहेगा। 2014 से शुरू करेगा और 2015 तक, डेट सेम है हर जगह, ध्यान रखें, 2015 तक ये आपका डाउटफुल 1 रहेगा। अब 2015 से लेकर के 2016 तक, इस डेट से लेकर के ये डाउटफुल 2 में चला जाएगा। 2016 में भी रहेगा, और फिर 2016 से लेकर के फ्रेंड्स ये आपका 2017 में भी डाउटफुल 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कुल मिलाकर के 3 साल बाद ही D3 होता है। तो एक साल उसने यहाँ बिताया, एक साल फिर यहाँ बिताया 2, और एक साल यहाँ फिर बिताया, 3 साल अब बीत गए। अब इसका जब 2017 के बाद में, ये 2017 के बाद में 2018 तक आपका डाउटफुल 3 कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। वही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। 2013 में एनपीए हुआ तो 2014 तक सब स्टैंडर्ड, 2014 से लेकर के 2015 तक डाउटफुल 1 में रहेगा, 2015 से लेकर के 2016 तक, ये देखिए इस टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, इस डेट के बाद से लेकर 15 फरवरी 2015 के बाद से, यानी 16 फरवरी 2015 से लेकर के 15 फरवरी 2016 तक, ये जो टाइम फ्रेम है इसमें आपको D2 रहेगा। आपसे इतना एग्जैक्ट नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, एक अप्रॉक्सीमेशन ही लेना होगा। 15 फरवरी 2015 से 15 फरवरी 2016 के बीच में अगर पड़ रहा है तो D2 रहेगा, एक साल और फिर D2 रहेगा। देखिए क्योंकि D1 एक साल तक और D2 जो है एक साल से ज़्यादा और 3 साल तक है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि यहाँ 3 साल तक का मतलब 3 और साल नहीं है,
1 साल D1 1 साल तक, D2 1 साल से ज़्यादा हुआ और तीसरे साल तक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर D2 में केवल उसको 2 साल बिताने को मिलेगा, 3 साल बिताने को नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। तो कोई भी D1 होगा, फिर D2 होगा अगले साल, उसके अगले साल फिर D2 रहेगा और इसके तुरंत बाद वो D3 हो जाएगा। कई लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि D2 में आने के बाद में ये आपका क्या हो रहा है, 3 साल और बिताएगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, उसको D1 में जो 1 साल बिता लिया है वो ख़त्म हो गया, अब 2 साल ही D2 में उसको रहना है और 3 साल D2 होने के बाद में 2 और 1 3 साल बिताने के बाद उसे D3 में जाना होगा फ्रेंड्स। ओके, नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। अब उसके बाद में अगर 3 साल बीत गया तो डाउटफुल 3 में आ गया, तो वो डाउटफुल 3 में ही चलता जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे फ्रेंड्स, और लेक्चर थोड़ा बड़ा भी होगा क्योंकि हमने काफ़ी सारी बातें फिर से समझी हैं इसलिए, ठीक है। तो ये अब केस स्टडी शुरू करते हैं। देखिए आपको डेटा दिया हुआ है फ्रेंड्स, केस स्टडी में ऐसे आपको डेटा देंगे, अकाउंट का नाम, बैलेंस कितना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, ये आपका सिक्योरिटी कितनी अवेलेबल है, या फिर जो है वो बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, एनपीए किस डेट को हुआ है, सारा डेटा हुआ है। एनपीए 001 आउटस्टैंडिंग बैलेंस 140 सिक्योरिटी है, इस डेट को आपका एनपीए हुआ। एनपीए 2 160 बैलेंस है, 100 सिक्योरिटी है, इस डेट को एनपीए हुआ। उसके बाद एनपीए 3 में 200 का लोन है, 60 लाख की जो है सिक्योरिटी है, लेकिन ईसीजीसी ने 80% का कवर दिया है, इस डेट को ये आपका अकाउंट एनपीए हुआ है। एनपीए 04 में आएंगे, चौथा अकाउंट है। एनपीए 004 कहेंगे, 60 लाख का लोन है, 20 लाख या 60 लाख की आउटस्टैंडिंग है, 20 लाख की सिक्योरिटी है, इस डेट को एनपीए हुआ है। एनपीए 005 में 500 का है, 500 लाख का लोन है, 200 लाख रुपए जो है सिक्योरिटी है, पर इसमें ईसीजीसी 50% का कवर दे रहा है, ठीक है। तो कोई नया सवाल नहीं है फ्रेंड्स, सारे कैलकुलेशन आप जानते हैं। एनपीए 006 में 80 और 6 का जो है सिक्योरिटी है, इस डेट को एनपीए हुआ है। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रखा है मैंने, एनपीए 007 जो है आपका, जो कि जेम्स बॉन्ड का कोड भी है फ्रेंड्स, तो इसमें 50 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और 0% सिक्योरिटी है। साथ ही साथ ये एनपीए नहीं है फ्रेंड्स, ये अकाउंट एनपीए नहीं है। तो अगर कोई अकाउंट एनपीए नहीं है तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। और मीडियम एंटरप्राइज पर स्टैंडर्ड अकाउंट में कितने की प्रोविजनिंग करते हैं, तो 0.4% की करते हैं। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये एनपीए सिर्फ नाम है, एक्चुअल में एनपीए अकाउंट नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में एनपीए अकाउंट नहीं है, यहाँ पर लिखा होगा नॉट एनपीए। मीडियम एंटरप्राइज को हमने दिया है, 50 लाख रुपए का लोन है, ठीक है। तो हम जो प्रोविजनिंग करेंगे वो स्टैंडर्ड अकाउंट के हिसाब से करेंगे, ना कि सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल वगैरह के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए हर एक केस में प्रोविजनिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को बैंक जो है प्रोविजनिंग करना चाह रहा है। अब आपको ये टारगेट दिया गया कि हर एक अकाउंट में, अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि एनपीए 003 अकाउंट में प्रोविजनिंग कैलकुलेट कीजिए, एनपीए 002 अकाउंट में प्रोविजनिंग कैलकुलेट कीजिए, तो हमें हर एक को करना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गई आपकी केस स्टडी, इतना लंबा चौड़ा डाटा देगा वो। शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स, एनपीए 001 अकाउंट नंबर है, इसमें बैलेंस 100 है, सिक्योरिटी 40 है, एनपीए 30 अगस्त 2015 को हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे वापस, एनपीए अकाउंट नंबर 100 का लोन है, 40 की सिक्योरिटी है और 30 अगस्त 2015 को आपका टर्न हुआ है एनपीए में। मतलब वही क्वेश्चन अब केस स्टडी के फॉर्म में वो हो गई, ये एक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और प्रोविजनिंग कब करनी है, 31 मार्च 2018 को। तो फ्रेंड देखिए एनपीए कब हुआ है, 30 अगस्त 2015 को, आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 30 अगस्त 2015 हमने लिख लिया जिस डेट को एनपीए हुआ, फिर 2016 लिखिए, 17 लिखिए, 18 लिखिए, सेम डेट के लिए आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब ये जो पहला टाइम फ्रेम है 2000, क्योंकि एनपीए हो चुका है तो पहले टाइम फ्रेम में यानी अगले 1 साल तक वो आपका सब स्टैंडर्ड रहेगा, उसके अगले साल तक ये डाउटफुल 1 में रहेगा, उसके अगले साल ये डाउटफुल 2 में जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 30/8/2019 लिखूँ, अब बताइए ये D2 रहेगा कि D3 रहेगा, तो फ्रेंड्स ये D2 ही रहेगा, क्योंकि तीसरे साल तक वो D2 में ही रहता है। अब अगर मैं 30/8/2020 लिखूँ यहाँ पर, अब ये D3 में एंट्री करेगा। क्लियर हो गया। डाउटफुल 1 में 1 साल, डाउटफुल 2 में 2 साल बिताएगा और उसके बाद जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तब जाकर के डाउटफुल 3 में ये जाना शुरू करेगा फ्रेंड्स। ओके, अब हमें एनपीए प्रोविजनिंग कब करनी, 31 मार्च 2018 को हमने ले ली है डेट 30/8/2018 तक। इसका मतलब ये हुआ 31 अगस्त 2018 यहीं कहीं बीच में पड़ेगा, और जब ये पड़ रहा है तो इस टाइम फ्रेम में हमारा अकाउंट D2 है। किस कैटेगरी में आ गया फ्रेंड्स, D2 कैटेगरी में आ गया। और D2 में हमें पता है सिक्योर्ड पोर्शन पर 40% की प्रोविजनिंग है और अनसिक्योर्ड पर कितने परसेंट की प्रोविजनिंग है, 100% की प्रोविजनिंग है। टोटल 100 लाख रुपए थे, देखिए टोटल 100 लाख रुपए थे, उसमें से 40 लाख रुपए की सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो अनसिक्योर्ड पोर्शन बचा 60 लाख।
सिक्योर्ड पोर्शन पर हमें 40% की प्रोविजनिंग करनी है, तो 4 चौके 16 लाख हो गए। अनसिक्योर्ड पोर्शन पर हमें, चूंकि यहाँ कोई ईसीजीसी कवर वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो अनसिक्योर्ड पोर्शन पर हम हमेशा 100% की प्रोविजनिंग करते हैं डाउटफुल के केस में। तो 60 लाख की, पूरे 60 लाख की प्रोविजनिंग हो गई। तो 60 लाख की प्रोविजनिंग यहाँ पर, 16 लाख की यहाँ पर, कुल मिलाकर के 76 लाख रुपए की प्रोविजनिंग हो जाएगी। क्वेश्चन कोई टफ नहीं था फ्रेंड्स। अगर आपको फंडा क्लियर हो गया है तो अब ये क्वेश्चन लगाने कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क नहीं रह गया है। आउटस्टैंडिंग 160 लाख की है। सिक्योरिटी 100 लाख की अवेलेबल है। एनपीए हुआ है 30 अप्रैल 2016 को। प्रोविजनिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। प्रोविजनिंग फ्रेंड्स सभी में सेम ही डेट पर की गई है। तो अगेन एनपीए डेट आप लिख लीजिए, 30 अप्रैल 2016, फिर 30 अप्रैल 2017, 30 अप्रैल 2018, 30 अप्रैल 2019, 30 अप्रैल 2020, ऐसे लिखते चले जाइए। फिर 2016 को, ये 30 अप्रैल 2016 का एनपीए हुआ है, तो अगले 1 साल तक सब स्टैंडर्ड रहेगा। उसके बाद में अगले 1 साल तक D1 रहेगा। उसके बाद अगले साल 1 साल तक D2, फिर अगले 1 साल तक फिर D2 रहेगा। ऐसे लिखते चले जाइए। अब आप देखिए कि आपकी ये जो डेट है 31 अगस्त, ये कहाँ आती है। तो हम ये देख रहे हैं कि 30 अप्रैल 2018 है, 30 अप्रैल यहाँ आया है, और 31 मार्च हमारा यहीं कहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये D1 कैटेगरी को बिलोंग करेगा हमारा अकाउंट। ठीक है, D1 मतलब डाउटफुल 1। D1 में हमारा सिक्योर्ड पोर्शन पे 25% का होता है, अनसिक्योर्ड पोर्शन पर 100% का होता है। ठीक है, तो 160 में से सिक्योर्ड पोर्शन 100 की सिक्योरिटी अवेलेबल है। देखिए 160 का टोटल लोन था, 100 की सिक्योरिटी अवेलेबल है। इसका मतलब अनसिक्योर्ड केवल 60 बचा, 100 इधर 60 इधर। ठीक है, अब 100 जो आपका है उसका 25% आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सिक्योर्ड है, 25 लाख आ जाएगा। 60 में आप 100% प्रोविजनिंग करेंगे, 60 लाख, और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 85 लाख रुपए का टोटल प्रोविजनिंग हो जाएगी फ्रेंड्स। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स। देखिए 160 लिया, सिक्योर्ड पोर्शन अलग लिखा, अनसिक्योर्ड अलग लिखा। सिक्योर्ड पोर्शन पर D1 होने की वजह से 25% की प्रोविजनिंग कर दी, और अनसिक्योर्ड पर 100% की प्रोविजनिंग कर दी, बात हो गई खत्म। ठीक है, एनपीए अकाउंट नंबर 003 में आउटस्टैंडिंग 200 का है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी या सिक्योरिटी कहें 60 लाख रुपए की है। यहाँ ईसीजीसी का 80% का कवरेज अवेलेबल है, तो उस बात को भी हम ध्यान रख करके चलेंगे। एनपीए 30 अप्रैल 2016 को हुआ है। प्रोविजनिंग हम कर रहे हैं 31 मार्च 2018 को। तो फिर से वही एनपीए जिस डेट को हुआ है वो डेट लिखिए और एक एक साल जोड़ते हुए चले जाइए। तो 30 अप्रैल 2016, 30 अप्रैल 2017, 30 अप्रैल 2018, ये पहले साल सब स्टैंडर्ड रहेगा, अगले साल D1 रहेगा। अगर यहीं पर इसी रेंज में डेट लिखोगे आप, तो ये अगले साल D2 हो जाएगा। ऐसे ही अब हमारी डेट 30 मार्च 2018 कहाँ पड़ रही है, देखिए यहीं कहीं पर पड़ जा रही है, तो इसका मतलब ये D1 कैटेगरी को बिलोंग करेगा। ठीक है, D1 कैटेगरी में सिक्योर्ड पोर्शन पर 25%, अनसिक्योर्ड पर 100%। टोटल 200 का लोन है, 60 उसमें से सिक्योर्ड है। देखिए टोटल 200 का लोन है और 60% आपका सिक्योर्ड है। ईसीजीसी 80% अवेलेबल है। ठीक है, तो टोटल 200 का लोन 60 सिक्योर हो गया। अनसिक्योर्ड कितना बचा, 140 बचा, क्योंकि 60 अगर सिक्योर हो गया 140 बचा। इस 140% में भी 80% आपका ईसीजीसी कवर करेगा। तो 140 का 80% अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 112 लाख। तो 140 में से 112 घटा देंगे तो आपको 28 लाख रुपए मिल जाएंगे, जो कि अनसिक्योर्ड रहेंगे। तो अगर हम देखें तो 28 लाख रुपए अनसिक्योर्ड बचा और 60 लाख रुपए आपका सिक्योर्ड बचा। तो अगर हम इसको दोबारा लिखें, 200 लाख में से 60 लाख सिक्योर्ड और 28 लाख अनसिक्योर्ड, जो ईसीजीसी कवरेज दे देता है फ्रेंड्स, उसका हम प्रोविजनिंग नहीं करते, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा लौटना तय है। ठीक है, अब 60 का 25% निकाल लेंगे और 28 जो है उसका 100% निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया ना। ये सिक्योर्ड पोर्शन हो गया, ये अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया। इसका 100% 28 का 28 लाख हो जाएगा और इसका 25% आपका 15 लाख हो जाएगा। 15 और 28 जब आप जोड़ेंगे तो टोटल 43 लाख रुपए की प्रोविजनिंग करने की जरूरत। एनपीए अकाउंट 004, आउटस्टैंडिंग 60 लाख, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 20 लाख। ठीक है, एनपीए हुआ है 31 मार्च 2017 को। प्रोविजनिंग करनी, 31 मई 2017 को। प्रोविजनिंग करनी है 31 मार्च 2018 को। ठीक है, आउटस्टैंडिंग 60, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 20। अब देखिए पहले एनपीए डेट लिखा हमने 31 मई 2017, 31 मई 2018, 31 मई 2018, फिर आगे 31 मई 2019, ऐसे लिखते चले जाइए। ठीक है, अब देखिए पहले साल सब स्टैंडर्ड होगा। अगर हम यहाँ पर 31 मई 2019 भी लिखते तो ये आपका डाउटफुल 1 वाले में आता। अब डेट देखिए कब पड़ रही है, हमारी प्रोविजनिंग डेट कब पड़ रही है, 31 मार्च 2018 आपका यहाँ कहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये अकाउंट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिक्योर्ड पोर्शन पर 15% का
और अनसिक्योर्ड पर 25% का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ मेरे से गलत हुई थी पिछले वाली केस स्टडी नंबर 2 में, ये गड़बड़ हो गई थी। अब ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये सब स्टैंडर्ड के लिए वहाँ पर मेथड में गड़बड़ हो गई थी। वहाँ पर हमने क्या किया था, सारे के सारे को सिक्योर मान करके उसी पर 15% की प्रोविजनिंग कर दी थी, जबकि ऐसा नहीं होता है। सिक्योर्ड पोर्शन पर केवल 15% की प्रोविजनिंग करनी होती है और अनसिक्योर्ड पर 25% की अलग करनी होती है। तो ये गलती वहाँ पर केस स्टडी 2 में, जो पिछला लेक्चर है उसमें केस स्टडी 2 में ये गलती हुई, उसको सुधार लीजिएगा, इस हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब टोटल लोन कितने का है, 60 का। ठीक है, और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, 20। ठीक है, तो 60 लाख का लोन है, 20 सिक्योर है। तो एक बात और है, सब स्टैंडर्ड में एक चीज़ और देखिएगा, जब आप सब स्टैंडर्ड सॉल्व करिएगा तो ये देखिएगा जो सिक्योरिटी अवेलेबल है वो क्या 10% से ज़्यादा है या नहीं। तो अब यहाँ 60 का अगर 20 अवेलेबल है तो इसका मतलब ये ज़्यादा ही है, मेरे ख्याल 33% या जो भी है, 10% से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि 60 लाख का 10% 6 लाख होता, 6 लाख से तो ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो अनसिक्योर्ड नहीं मानना है, नहीं तो हम पूरे के पूरे लोन को अनसिक्योर्ड मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो 60 लाख में से 20 लाख की सिक्योरिटी है, 40 लाख अनसिक्योर है। जिस पर सिक्योरिटी है यानी जो सिक्योर पोर्शन है उस पर 15% की प्रोविजनिंग कर दीजिए, जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उस पर 25% की प्रोविजनिंग कर दीजिए। तो 20 लाख का 15% 3 लाख, 40 लाख का 25% 10 लाख, तो 10 और 3 13 लाख रुपए की टोटल प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी इस केस में, सब स्टैंडर्ड के केस में। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब उस पिछले वाले क्वेश्चन में ये गड़बड़ हो गई थी कि जैसे 20 लाख रुपए का लोन था और मान लीजिए जो है हमारे पास 5 लाख रुपए का आपके पास सिक्योरिटी अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि आप 5 लाख का अलग जो है 15% निकालेंगे और बाकी जो बचता है 15 लाख उसका अलग 25% निकालेंगे, जबकि मैंने सवाल सॉल्व करते समय क्या किया है, पूरे 20 लाख का ही 15% कैलकुलेट कर दिया है, जो कि गलत है फ्रेंड्स। ओके, पिछले लेक्चर में वो गलती हुई है और वो जल्दबाजी की वजह से भी मैं उसे एक्सेप्ट भी करता हूँ। ठीक है, अब NPA 005 नंबर अकाउंट में लिया, आउटस्टैंडिंग 500 की है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 200 की है, ECGC की गारंटी अवेलेबल है और 50% की अवेलेबल है। NPA टर्न हुआ है किस डेट को, 15 अप्रैल 2013 को, और प्रोविजनिंग करनी है 31 मार्च 2018 को। अब देखिए NPA कब हुआ है, 15 अप्रैल 2013 को, और 2018 तक आना है। ठीक है, तो देखिए इसीलिए मैंने लिखा है 15 अप्रैल 2013, 15 अप्रैल 2014, 15, 16, 17, 18 सारा लिख दिया। आप 19 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2013 से 14 के बीच में ये सब स्टैंडर्ड है, 14 से 15 के बीच में डाउटफुल 1 है, 15 से 16 के बीच में डाउटफुल 2 रहेगा, फिर अगले साल भी डाउटफुल 2 ही रहेगा, फिर ये अगले साल डाउटफुल 3 में जाएगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। देखिए 1 साल, 2 साल और 3 साल बीतने के बाद में डाउटफुल 3 में गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउटफुल 3 साल तक होता है, यहाँ सब स्टैंडर्ड है। और हमारी डेट कौन सी लेनी है फ्रेंड्स, हमें 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 आपकी यहाँ कहीं पर आ रही है, इसका मतलब उस समय ये अकाउंट डाउटफुल 3 में है। किस कैटेगरी में है, डाउटफुल 3 में है। तो डाउटफुल 3 का जो नियम होता है फ्रेंड्स वो ये होता है, सिक्योर्ड पोर्शन पर भी जो है आपको 100% करना होता है और अनसिक्योर्ड पोर्शन पर भी 100% करना होता है। अब टोटल 500 का लोन है, 200 सिक्योर्ड है, तो उस पर 100% की प्रोविजनिंग करेंगे, 200 आ जाएगा। और जो अनसिक्योर्ड बचा है 500 में से 200 तो सिक्योर हो गया, तो 300 जो बचा फ्रेंड्स उसमें ECGC की गारंटी अवेलेबल है, कितनी, 50% की। इसका मतलब हुआ कि 300 करोड़ में से ये आपका 150 करोड़ ECGC सिक्योर कर दिया, तो 150 करोड़ जो बचा वही अनसिक्योर रह गया, और इस पर 100% की आप प्रोविजनिंग करेंगे तो केवल 150 की ही प्रोविजनिंग होगी। तो 150 की प्रोविजनिंग फ्रेंड्स आपकी देखिए 150 की प्रोविजनिंग आपकी किस पे हो गई, अनसिक्योर्ड पर, और 200 की प्रोविजनिंग हो गई सिक्योर्ड पर। तो 200 और 150 मिला करके टोटल मिला करके आप इस पर 350 करोड़ की प्रोविजनिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको। ओके, NPA 006 अकाउंट उठाते हैं, आउटस्टैंडिंग 80 लाख का है, सिक्योरिटी 6 लाख की अवेलेबल है। NPA 30 जून 2017 को हुआ है, प्रोविजन 30 मार्च 2018 को करना है। अगेन सबसे पहले NPA की डेट लिखी हमने 30 जून 2017, फिर 30 जून 2018 लिखा, और देखा कि हमारी जो ये प्रोविजनिंग की डेट है वो उसी के बीच में आ गई, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 31 मार्च 2018 यहीं की कहीं बीच में फॉल करेगा। तो ये अकाउंट हो गया हमारा सब स्टैंडर्ड। और सब स्टैंडर्ड में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप ये चीज़ इंश्योर कर लीजिए कि जो सिक्योरिटी है क्या वो 10% है या नहीं है। तो अगर 80 लाख रुपए का 10% अगर आप देखोगे तो 8 लाख रुपए होना चाहिए, और सिक्योरिटी 6 लाख की अवेलेबल है। इसका मतलब यहाँ पर 100%, मतलब ये अनसिक्योर्ड लोन हो गया, सिक्योर्ड लोन नहीं है। तो अगर अनसिक्योर्ड लोन में कन्वर्ट होता है फ्रेंड्स तो पूरी की पूरी प्रोविजनिंग अनसिक्योर्ड के हिसाब से की जाएगी। ध्यान देंगे यहाँ पर, भले ही हमारे पास में
6 लाख रुपए की सिक्योरिटी अवेलेबल है, लेकिन जो हम प्रोविजनिंग करेंगे वो पूरे के पूरे लोन पर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 6 लाख को सिक्योर मानेंगे और 74 लाख को ही लॉस मानेंगे, नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सिक्योरिटी अवेलेबल है फ्रेंड्स वो 10% से कम है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा अकाउंट डूबने की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि हम इसे अनसिक्योर्ड की डेफिनेशन में फिट कर पा रहे हैं भाई। अगर 10% या 10% से ज़्यादा सिक्योरिटी हो, 10% या 10% से कम की सिक्योरिटी है तो वो अनसिक्योर होता है। तो उस कैटेगरी में हमारा ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे ही लोन को अनसिक्योर मानेंगे और अनसिक्योर्ड पोर्शन पर सब स्टैंडर्ड में 25% की प्रोविजनिंग है, सिक्योर पर 15% की प्रोविजनिंग है। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड पोर्शन पर 25% की प्रोविजनिंग की जाएगी। तो इसलिए 80 लाख रुपए पर हम कितने की प्रोविजनिंग कर देंगे फ्रेंड्स? 25% की, जो कि आपकी आ जाएगी 20 लाख रुपए। आई होप ये क्लियर हो गया है। लास्ट केस स्टडी का क्वेश्चन उठाएंगे। NPA 007 है आपका, आउटस्टैंडिंग 50 लाख का है, सिक्योरिटी कोई नहीं दी है, या सिक्योरिटी दी भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस अकाउंट इज नॉट एन NPA, सो प्रोविजनिंग विल बी एज पर स्टैंडर्ड एसेट। अब यहाँ पर सवाल में ही लिखा हुआ है कि ये मीडियम इंटरप्राइज को दिया गया है। माइक्रो और स्मॉल के लिए फ्रेंड्स आपका क्या होता है? 0.25 होता है ना, 0.25। लेकिन मीडियम के लिए 4% होता है। स्टैंडर्ड एसेट के केस में बता रहा हूँ। तो मीडियम के लिए 0.4% का आपका प्रोविजनिंग करनी है। टोटल 50 लाख रुपए का, सॉरी फ्रेंड्स, जो है तो टोटल 50 लाख रुपए का लोन है, स्टैंडर्ड कैटेगरी में है। तो 0.04% की प्रोविजनिंग होगी। तो 50 लाख रुपए का आप अगर 0.4% कैलकुलेट 0.4% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 लाख रुपीज़ के आ जाएगा निकल करके। ठीक है फ्रेंड, तो ये कैलकुलेशन कोई टफ नहीं थी, बस के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया गया कि यहाँ पर हमने NPA के नाम से रखा हुआ है, पर NPA है नहीं अकाउंट। ठीक है अकाउंट हमारा स्टैंडर्ड और मीडियम इंटरप्राइज का है। तो 0.4% का हम इसमें प्रोविजनिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप अब आपको शायद मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड। सब कुछ क्लियर कर दिया है। NPA क्या होता है, प्रोविजनिंग किस केस में कैसे करते हैं, ECGC अगर अवेलेबल है। एक और बात बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में नहीं, इस वाले में देख लीजिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ECGC ने कवरेज कितने का दिया हुआ है, देखिए 150 करोड़ का ना। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ECGC आपका 50% कवरेज दे रहा है, लेकिन उसने मैक्सिमम का कैप लगाया हुआ है कि हम 80 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं देंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन लिखा होता कि ECGC विल प्रोवाइड द कवरेज ऑफ 50% बट मैक्सिमम आप 80 लाख। मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया होता कि 50% का कवरेज होगा लेकिन मैक्सिमम 80 लाख का होगा, तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड? देखिए 500 का आपका टोटल था, उसमें से 200 आपके सिक्योर हो गए थे, 300 अनसिक्योर थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 300 में से 50% जो है ECGC कवरेज देगा, यानी 150 लाख रुपए का कवरेज देना चाहिए। लेकिन ECGC ने कहा है कि नहीं भैया, हम मैक्सिमम 80 लाख रुपए का ही देंगे। तो अगर 80 लाख रुपए का ही ECGC कवरेज देगा तो इसका मतलब हुआ भले ही ये 150 लाख रुपए फिट हो रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 80 लाख रुपए पर ही ECGC से कवरेज मिलेगा। तो बाकी का जो 220 लाख रुपए बचेगा फ्रेंड्स, ये आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन हो जाएगा और इस पर 100% की प्रोविजनिंग आपको 220 लाख रुपए पर करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हो गया बताइए? टोटल 500 करोड़ का या 500 लाख का या 500 करोड़ मान लीजिए, उसमें से 200 करोड़ रुपए आपके सिक्योर हैं ऑलरेडी। 300 करोड़ रुपए जो बचता है उसमें से 50% ECGC कवरेज करने के लिए रेडी है, 150 करोड़ रुपए मान लीजिए। ठीक है, 80% ECGC कवरेज के लिए तैयार है, आपका 50% कवरेज के लिए तैयार है, 50% कवरेज दे रहा है। पर ECGC ने कंडीशन रख दी कि भाई हम जो है सिर्फ 80 करोड़ रुपए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है श्योर कर पाएंगे, 80 करोड़ से ऊपर हम नहीं देंगे। तो भले ही यहाँ 150 करोड़ रुपए 50% कैलकुलेट होकर आ रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम 80 की लिमिट है तो ECGC केवल 80 करोड़ रुपए आपका सिक्योर करेगा। बाकी का 300 करोड़ में से अब आपका 220 करोड़ रुपए अनसिक्योर बचता है और इस पूरे अनसिक्योर पर अब आपको 100% प्रोविजन या जो भी नॉर्म आएगा उस मोमेंट पे, अगर सब स्टैंडर्ड है तो जैसा भी होगा, तो 220 पर आपको ये प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। पहले हम कितने पर करते थे फ्रेंड्स? 150 सिक्योर हो जाता था और 150 करोड़ बचते तो 150 पर कर रहे थे। लेकिन अब 80 करोड़ की लिमिट होने की वजह से हम जो है सिर्फ 80 करोड़ रुपए सिक्योर कर पाएंगे 150 में से, और बाकी का 220 करोड़ पर हमें 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ जाएगी। बस फ्रेंड्स, अब इससे ज़्यादा टाइप के सवाल इसमें नहीं बन सकते हैं। थैंक